हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को 2025 का एकदम रियल पेपर कराने वाले हैं। आज हम विज्ञान का वायरल पेपर देखेंगे जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में मैक्सिमम प्रश्न आने वाले हैं। देखिए, विज्ञान का ये जो पेपर का सेट है आईजे है। इसी प्रकार के आपको विज्ञान के हुए सामाजिक विज्ञान, हिंदी, गणित, इस तरह के सभी जितने भी पेपर आपके हैं, सभी पेपर जो वायरल है ये पेपर आपको कराया जा रहा है। तो आप सभी पेपरों को एक बार ज़रूर हल करके ही बोर्ड के एग्ज़ाम में जाइएगा। आपको बता दें कि हर साल जो पेपर कराया जाता है इसी में से मैक्सिमम सवाल आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है। तो आप वीडियो की स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब आपको विज्ञान का पेपर मिलेगा तो यहाँ पे लिखा रहता है समय 3 घंटा 15 मिनट का आपका समय रहने वाला है और पूर्णांक रहेगा टोटल 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा। यहाँ पे देखिए इसके समान निर्देश दिए गए हैं। निर्देश के बारे में हर पेपर में आप सभी को बताते रहते हैं। आप पेपर यदि देखे होंगे तो वहाँ पे सभी निर्देश के बारे में आप जान गए होंगे। फिर भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो निर्देश है जो आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हम आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए पहला निर्देश क्या है कि 15 मिनट रहेगा जो प्रश्न पत्र को पढ़ना रहेगा। प्रश्न पत्र जो होगा 2 खंड और खंड ब में 2 भागों में बटा है। खंड और खंड ब में जो 3 उपभाग होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे देखिए आपको बता देते हैं कि जो आपका अगला निर्देश है खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जिसका उत्तर OMR शीट पर आपको देना रहेगा। OMR शीट को भरते समय भी ध्यान रखना है कि आप नीला पेन या काले पेन का ही खाली प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार के पेन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस निर्देश को यहाँ पे आप आगे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न ही है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहने वाला है। खंड ब में वर्णनात्मक आपके प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा इन निर्देशों को पढ़ लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए नहीं है। तो जो मेन इम्पोर्टेंट निर्देश थे आप सभी को बताए हैं। आप सभी का समय न गंवाते हुए सीधे आपको प्रश्न पे ले चलते हैं और सभी प्रश्न जो इम्पोर्टेंट आप सभी को बताने वाले हैं। देखिए, यहाँ जितने भी प्रश्न आपको बता रहे हैं इसके पहले जो आपको प्रश्न का उत्तर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। यहाँ से पहला स्टार्ट होता है खंड अ जिसमें आपका उपभाग फर्स्ट रहेगा। इसमें आपको उपभाग फर्स्ट में भौतिक विज्ञान के आपके प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहले आपका बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, फिर इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न रहते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आपका क्या है इसको पढ़िए ध्यान से। यदि आप इसका आंसर जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। ठीक है, अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है और कहाँ पे रखने पे बनता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ऑप्शन 4 है। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखा जाता है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में रखा जाता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच में, कहीं भी बन सकता है, वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। देखिए उत्तल दर्पण के लिए जब भी आप पढ़े होंगे तो उत्तल दर्पण के बारे में सिर्फ एक ही कंडीशन बनता है, वो होता है कि वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा, आप इसे जरूर याद रखिएगा। इसमें उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं पे रख के नहीं बनाया जाता है। यहाँ पे वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच में ही सदैव प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को कहीं पे भी रख दें लेकिन उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनता है। उत्तल दर्पण के द्वारा एक ही कंडीशन आप पढ़े होंगे, ये आप जरूर रखिएगा कि क्या नाम है कि उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं पे भी रख देंगे उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, सदैव तो ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनता है। आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए आपका अगला नंबर का प्रश्न क्या है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है तो वह कंडीशन कौन सा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपका ये एक माध्यम है, ये आपका अभिलंब है। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, वायु है, और ये क्या है आपका सघन माध्यम है। क्या है, कोई सघन माध्यम कांच उच मान सकते हैं। देखिए जब प्रकाश की किरण आपको क्या आता है कि विरल से वायु से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि अभिलंब से दूर कब हटता है। तो देखिए इसका कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ा सा देख लीजिए, पहले कंसेप्ट को क्लियर कीजिए अपना। यहाँ पे अभिलंब है, ये आप मान सकते हैं सघन माध्यम इसको, ठीक है, और इसको मान सकते हैं विरल माध्यम। ठीक, जब प्रकाश की किरण क्या करता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। इन दोनों कंडीशन को याद रखिएगा, पेपर में जरूर आता है, तो ऑप्शन को पढ़ के ही आंसर दीजिएगा।
देखिए यहाँ पे दिया है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वो अभिलंब से दूर हटती है। पहले वाला ही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। लेकिन यहाँ पे आप एक प्रश्न को और याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। दोनों प्रश्नों को साथ में आप जरूर याद कर लीजिए। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है, तीसरा नंबर का ध्यान दे सकते हैं। कह रहे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो देखिए आप इसको कैसे हल करेंगे, आपको हल करके इसको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस की बात कहा है तो यहाँ फोकस दूरी एफ का मान दिया है, तो फोकस दूरी उत्तल लेंस के लिए -f लिखे, माइनस में क्या रहेगा 15 है ना। देखिए माइनस में नहीं रहता, ये प्लस में रहता है, ये ध्यान रखिए, चिन्ह का जरूर ध्यान रखिएगा। कह 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को स्थित है, यानी यू का मान दिया है, और यू का मान हमेशा किस में होता है, माइनस में होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आपको प्रतिबिंब स्थिति ज्ञात करना है, तो यानी भी का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे चलिए फार्मूला लगाते हैं, तो 1/f बराबर लेंस के लिए फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। 1/f का मान 15 है, भी का मान कितना है ज्ञात करना है, माइनस यू का मान कितना है -30 है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कैसे हल करेंगे, तो 1/15 1/v, ये माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, 1/30 हो जाएगा। अब 1/30 को इधर पक्षांतर कर लीजिए, 1/15 ये इधर आ गया तो -1/30 आ जाएगा, ये 1/v हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, देखिए एलसीएम निकालेंगे 30 होगा, देखिए 15 का भाग देंगे 2, 2 एकम 2, 2 -30 का भाग देंगे 1, 1/v। अब घटाएंगे 1/30 हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। भी का मान ज्ञात करना, भी ये भी को ऊपर ले जाए तो देखिए भी जैसे ही ऊपर जाएगा तो इधर से ये पलट जाता है, भी यहाँ 30 ऊपर चला जाएगा। देखिए ये भी आया 30 अंश, यानी कि प्लस में आ रहा है, किस में आ रहा है आपका प्लस में। तो पहले नंबर तो ये इसका आंसर कैसे होगा, इसका आंसर 30 होगा। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं, तो ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे 30 दिया, यहाँ पे 30 दिया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे प्लस आने का मतलब क्या होता है, प्लस आने का मतलब ये होता है कि आपका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, दायां साइड बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन को पहले पढ़िए तब समझ में आएगा। 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर बनता है, नहीं वस्तु के आकार के बराबर तो ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर, यानी जिधर वस्तु रखा गया है उसी साइड इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ये गलत है। ठीक है, इसलिए कि देखिए यहाँ पे प्लस आ रहा है और यू माइनस में है, तो एक साइड तो होगा नहीं, तो ये क्या दूसरे साइड बनता है। तो देखिए 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का बनता है, इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न क्या है, कह रहा है जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। यानी यहाँ पे बताना है कि जो प्रिज्म से जब प्रकाश की किरणें गुजरती है तो दूरस्थ यानी कि जो झुकाव होता है कौन सा रंग का होता है, दूरस्थ कौन सा होता है। तो ऑप्शन में दिया है लाल, पीला, नीला, बैगनी। किस रंग का होता है, तो लाल का याद रखिएगा, लाल का दूरस्थ प्रकाश सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, एम्पीयर सेकेंड किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का, आवेश का, विद्युत वाहक बल का, विद्युत धारा का। देखिए एम्पीयर सेकेंड है तो एम्पीयर को आई से दिखाते हैं और सेकेंड को एम्पीयर जो है ये धारा का मात्रक है और सेकेंड समय का मात्रक है। यानी ये किसका होता है, आई टी किसका होता है, क्यू का होता है, क्यू इक्वल टू आई टी पढ़े होंगे ना फार्मूला। तो ये किसका मात्रक है, ये मात्रक है आवेश का। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, कह रहा है एक सेल में R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के 2 तार समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं I1 तथा I2 एवं प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 तथा H2 हो तो ऊष्माओं का अनुपात आपसे पूछ रहा है कि ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फार्मूला ध्यान रखिएगा, फार्मूला ऊष्मा को होता है H इक्वल टू I² RT होता है। ठीक है, यहाँ तो समय प्रति सेकेंड दिया है, धारा I1 I2 दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें देखिए धारा यहाँ पे देखिए R1 R2 R1 दिया है, फिर यहाँ पे प्रतिरोध का भी रेशियो दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए तो ऊष्मा का अनुपात आपसे पूछ रहा क्या होगा। तो देखिए H1 लेंगे, यहाँ I1 का स्क्वायर R1 ले लेंगे, यहाँ पे T हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा
H2 हो जाएगा यहाँ पे, H2 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा I2 स्क्वायर R2T हो जाएगा। अनुपात में ज्ञात करेंगे, देखिए T से T खत्म हो जाएगा क्योंकि ये प्रति सेकंड की बात कहा है। यहाँ पे H1 अपन H2 हो जाएगा, यहाँ पे I1 का स्क्वायर अपन I2 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखिए R1 और R2 हो जाएगा। देखिए ये किस क्रम में जुड़ा है, समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में ज़्यादा प्रतिरोध का प्रभाव नहीं पड़ता है जितना धारा का प्रभाव पड़ता है, इसलिए कि I1 स्क्वायर I2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर के रूप में धारा का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इसी के रेशियो में बताना I1 बटा के I2। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इसलिए I1 बटा के I2 वाला लगाइएगा, ये ऑप्शन मत लगाइएगा, इसलिए कि समानांतर क्रम में आप सभी को पता है कि जो प्रतिरोध रहता है सबसे कम प्रतिरोध आता है ना, लेकिन इसमें धारा क्या होगा सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। इस पर किसके आधार पर बताएंगे, धारा के आधार पर बताएंगे, इसलिए छः नंबर का जो प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है, मेथेन का संरचनात्मक सूत्र आपको बताना है कि मेथेन का संरचनात्मक सूत्र क्या होगा। तो मेथेन का पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए मेथेन का क्या होता है, CH4 होता है। इसका संरचनात्मक सूत्र बनाएंगे तो सिर्फ एक ही कार्बन है, ठीक, एक कार्बन रहता है। देखिए एक कार्बन कहाँ पे है, देखिए इसमें ही, तो यही आपको क्या हो जाएगा, मेथेन का संरचनात्मक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न का आप जवाब कैसे देंगे, देखिए ये प्रश्न को एकदम तैयार कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी बताना है कि इसमें से समजातीय श्रेणी क्या होता है। देखिए समजातीय श्रेणी का आप एक ट्रिक जानते रहेगा, इसमें ना जब दो यौगिक दिया रहता है उसके बीच में, दो यौगिकों के बीच में किसका अंतर होना चाहिए, CH2 का अंतर होना चाहिए। देखिए अब CH2 का अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे देख लीजिए यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन में से 1 कार्बन कर घटाएंगे तो 1 कार्बन होगा। देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन घटेगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे 1 कार्बन आ रहा है, जो कि आपको चाहिए क्या, CH2 चाहिए। चलिए यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन, 2 कार्बन में से 1 कार्बन घटाएंगे तो 1 कार्बन होगा। 6 को हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 को हाइड्रोजन है, 6 में से 4 घटाएंगे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए और ऑप्शन को भी चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, 2 में से 1 कार्बन घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए यहाँ पे 2 में से 1 कार्बन घटाएंगे तो 1 कार्बन हो जाएगा। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है जबकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इसको नहीं लेना है ना, ये एल्कोहल का प्रतीक है, इसलिए यहाँ इसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 में से 2 कार्बन घटाएंगे तो कार्बन की संख्या बचेगा नहीं। तो कौन सा आपका सही जवाब होगा, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट लगाइएगा। ठीक है, तो इस तरह आप आंसर बोर्ड के एग्जाम में लगाइएगा। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, इसको तो एकदम याद कर लीजिए, बोर्ड के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। लेड नाइट्राइट का रासायनिक सूत्र आपको बताना है कि लेड नाइट्राइट का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब आपको बता देते हैं, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, PbNO3 ट्वाइस होता है। क्या होता है, PbNO3 ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, अगला नंबर का प्रश्न क्या है, शुद्ध जल का pH मान बताना है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अगला देखिए आपके सामने प्रश्न है कि एंटीमनी है, तो एंटीमनी क्या है, तो एंटीमनी जो आपको कई बार बताया था कि यहाँ पे देख लीजिए एक धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है। तो यहाँ पे एंटीमनी क्या है, तो एंटीमनी एक उपधातु होता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूरा कीजिए, आपको समीकरण को यहाँ पे पूरा करना है। देखिए CH3COOH C2H5OH, देखिए यहाँ H2O दिया है ना, तो देखिए यहाँ पे OH निकालिए, यहाँ से एगो हाइड्रोजन ले लीजिए, H2 हो जाएगा। तो सिर्फ आपके पास ये बचेगा यहाँ से और यहाँ से ये बचेगा। देखिए CH3COOH C2H5 दिया किस में, तो देखिए इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसी में दिया है। CH3COOH दिया है और C2H5 दिया है, तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए उपभाग बी के प्रश्न को तीसरा के देखते हैं। ठीक है, कह है कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है, यानी कोशिका की जो प्रक्रम है उसमें ऊर्जा की मुद्रा क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, तो ATP क्या होता है, ऊर्जा मुद्रा होता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पित्त रस का स्राव होता है, यानी पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है ये बताना है। तो इस प्रश्न को एकदम याद रखिएगा, पित्त रस का स्राव जो होता है यकृत से होता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, पराग कोश में होता है,
यानी प्राग कोश में क्या होता है, तो प्राग कोश में जो आपको होता है प्रागण होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये बायोलॉजी के जितने भी प्रश्न बता रहे हैं सभी प्रश्नों को एकदम याद रखिएगा, ठीक है। देखिए पत्तियों पर कलियां विकसित होती है, तो पत्तियों पर कलियां कहाँ पर विकसित होती है, तो देखिए ये याद रखिए ब्रायोफिलम, यहाँ पे आप याद होता है। देखिए पत्तियों पर कलियां विकसित होती किस में होता है, तो ब्रायोफिलम में होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक लिंगिक फूल का उदाहरण है, इसमें एक लिंगिक फूल बताना है कि कौन सा है। तो देखिए एक लिंगिक फूल के अंतर्गत जो होता है पपीते का फूल आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। तो आप सभी को ये प्रश्न तो याद हो गया होगा। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब जो होता है 120/80 होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खाता है। तो एक आहार श्रृंखला कोई दिखाता है, तो घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खाता है। तो ये आहार श्रृंखला। अब यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको कराएं। 20 क्वेश्चन में से आप कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि 20 में से आपके कितने प्रश्न का आंसर सही हुआ है, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। अब देखिए खंड ब के जो प्रश्न हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, तो वहाँ पे इसके बारे में आपको बता के अपलोड कर देंगे, इसलिए कि इसको डिटेल में बताना पड़ेगा, जिससे बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो खंड ब का इसके बाद जो वीडियो आएगा तो उसमें खंड ब के सभी प्रश्नों को आपको हल करके बता देंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।